हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, सब ठीक है? सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आशीष, शिवम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, यहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ से कर सकते हो। हाँ देखो, एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी बैच को लिए हैं, ठीक है, दिस इज फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। आप क्या करो, यहीं से बैच को स्टार्ट करो। अब कोई चैप्टर ना एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। जितना भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाया है उसका पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो आप लाइव आओ और लाइव में आप ये सारे टॉपिक्स क्लियर करो। आर्टिकल आज मैं पढ़ा रही हूँ, आपने कोई टॉपिक पहले नहीं भी पढ़ा है, आर्टिकल से पहला टॉपिक स्टार्ट करो, फिर भी सब समझ में आ जाएगा। नाउन का भी किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ओके, तो अभी 1 2 3 4 5 ये तो मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगी। आर्टिकल्स तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है? तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आप 9:30 बजे वाले बैच में इसको लाइव देखिए, ठीक है? लाइव देखिए और इसको लाइव देखिए, और लेकिन जो छूटा हुआ है उसको रिकॉर्डेड वाला भी तो कवर करना है। तो 9:30 का टाइम बांध लो लाइव देखने के लिए। और जो टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं, जैसे कि सारे लंबे लंबे टॉपिक्स छूटे हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपका वर्ब है, आपका कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब है, टेंस है, ठीक है, वॉइस है नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, और क्या बचा? और कुछ बचा है, प्रेपोजिशन है। तो ये सब आप रिकॉर्डेड देख के कवर कर लेना, ठीक है? रिकॉर्डेड देख के कवर, थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा ना, ये सब रिकॉर्डेड देख के कवर कर लेना है। प्लस प्लस आपको समुद्र मंथन का बैच भी करना है। समुद्र मंथन का बैच भी आप लाइव मत आना, रिकॉर्डेड ही करना। तो ये सब कर लीजिएगा, ओके? तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, आपके लाइफ का सबसे पहला चैप्टर आर्टिकल होता है। जब आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया होगा तो सबसे पहला ग्रामर में या तो नाउन पढ़ा होगा या तो आर्टिकल पढ़ा होगा। यही दोनों पहला चैप्टर होता है, ठीक है? यही दोनों में से कुछ पढ़ा होगा। तो अब आप बोलोगे कि मैम आपने पहले आर्टिकल क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ये तो बचपन की बात थी, अभी आप लोग बड़े हो गए हो। अभी मैंने क्या किया ना, वो टॉपिक शुरू में पढ़ा दिया है जिसमें एग्जाम्स में एरर्स आता है, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू में जितने टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दिया। क्यों? ताकि मैं आपका अगर 5-6 टॉपिक शुरू का पढ़ा दूं इंपॉर्टेंट वाला, आप अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि पूरा एडवर्ब चैप्टर तक आप वेट करोगे, जब तक एडवर्ब खत्म नहीं होगा मैं मॉक नहीं दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने शुरू के टॉपिक्स पढ़ाया है उसी से आता है, ठीक है? तो उसीलिए मैंने शुरू में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया, ताकि आपका 50 60 70% सिलेबस हो जाएगा, आप मॉक देना शुरू कर दो। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का टेस्ट भी है, याद है ना, 1 बजे? अच्छा हाँ, ये भी बताना, इस बैच के सारे स्टूडेंट्स जो 1 बजे नहीं भी आते हैं आज 1 बजे आएंगे, ठीक है? आज 1 बजे आपका टेस्ट है। 1 PM वाली क्लास। आप लोग तो अचीवर 5.0 के बच्चे हो, आपको तो 1 बजे वाला बैच भी मिला है। तो काइंडली 1 PM वाले स्टूडेंट्स आज 1 बजे के बैच में आएंगे। आज आपका टेस्ट है किस पे? टेस्ट ऑन स्पॉटिंग एरर्स। और स्पॉटिंग एरर्स का वही टॉपिक का टेस्ट है जो मैंने पढ़ा दिया है, ओके? मैंने 5 6 7 टॉपिक पढ़ाया है ना, उसी का मिक्स्ड वाला एरर का टेस्ट है। और दूसरा टेस्ट मैं तब लूंगी जब आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव पढ़ा दूं, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होगा। तो टेस्ट देने जरूर आइए। आ जाओ, व्हाट इज आर्टिकल? बचपन इस आर्टिकल का बहुत सारा मतलब होता है। एक तो आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है, ठीक है? अनुच्छेद, जैसे आर्टिकल 370 अनुच्छेद वाला आर्टिकल है। और एक आर्टिकल का मतलब होता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह आता है ना, किसी चीज, किसी टॉपिक पे छोटा शॉर्ट ऐसे, किसी टॉपिक पे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह आता है, वो होता है। और एक तो ये वाला आर्टिकल है, एन और द वाला। और एक आर्टिकल का मतलब वो भी होता है, एक आर्टिकल्स का मतलब सामान भी होता है, थिंग्स, कमोडिटीज, सामान। तो आर्टिकल का बहुत सारा मतलब होता है, बट ग्रामर में आर्टिकल हम एन और द पढ़ेंगे। तो हमारे ग्रामर में 3 तरह के आर्टिकल्स है, ठीक है? अ भी है, एन भी है और द भी है। डिटर्मिनस का नाम मैं बाद में लूंगी। पहले मुझे बताओ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में
पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा आपने प्रोनाउन पढ़ा, आपने एडवर्ब पढ़ा, आपने एडजेक्टिव पढ़ा, प्रेपोजिशन पढ़ा, आपने कंजंक्शन पढ़ा, आपने वर्ब पढ़ा, 8 1 2 3 4 5 6 समय, और एक होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अलग से नहीं पढ़ना है, वो तो मैंने नरेशन वॉइस में ही करवा दिया है। ओके, ब्रावो, हुर्रे, ये सब इंटरजेक्शंस होते हैं, तो ये सब पढ़ा। लेकिन मैंने इसमें आर्टिकल क्यों नहीं इंक्लूड किया? ठीक है, मैंने आर्टिकल नहीं इंक्लूड किया था, पार्ट ऑफ स्पीच में टेंस नहीं इंक्लूड किया था, वॉइस और नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये सब इंक्लूड नहीं हुआ। टेंस तो इसलिए नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से बनता है, और जब वर्ब इंक्लूडेड है तो आर्टिकल टेंस क्यों डालोगे? उसी तरह आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, आर्टिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है, इसीलिए जब एडजेक्टिव इंक्लूडेड है तो आर्टिकल इंक्लूडेड नहीं है। रुको 1 मिनट, मैं रिफ्रेश करती हूँ। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल चैप्टर जो है ना, आर्टिकल चैप्टर जो है बड़ा इजी है लेकिन जब इसका एरर आ जाता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल चैप्टर नो डाउट इट्स वेरी इजी, बट इसका इतना एरर छोटा सा होता है ना, हम सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव का एरर ढूंढने में इतना खो जाते हैं कि छोटा सा आर्टिकल का एरर नहीं दिखता है। और ये जो आर्टिकल चैप्टर है, लास्ट 3 इयर्स का पेपर उठा के देखोगे ना, जो भी पेपर सेट कर रहा है उसको हो सकता है आर्टिकल से बहुत प्यार हो, भर भर के आर्टिकल के एरर्स आए हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसको कम अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आर्टिकल को एकदम डिटेल में पढ़ना है अच्छे से, और आर्टिकल का एरर सॉल्व अच्छे से करना है। अच्छा, मैं फेल हो गया है एनडीए एग्जाम में। अरे मेरे स्टूडेंट्स फेल नहीं होते, मेरे स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड होते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे आए, कल सीडीएस का भी आया है ना, सीडीएस का भी आया है रिटन एग्जाम का रिजल्ट, सीडीएस एनडीए दोनों का रिजल्ट आ गया, तो काफ़ी सारे बच्चों का रिटन एग्जाम भी हुआ है। पिछले साल भी रिटन एग्जाम हुआ था, बट असली सिलेक्शन तो एसएसबी के बाद ही होता है ना। अब देखना है कि एसएसबी बड़ा डिफिकल्ट है, कितना कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, फिर से कम बैक करना है, फिर से लक्ष्य कम बैक करना है। ऐसा आप ही के साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है। रिटन निकाल भी लिया है ना, सोचो कि आपके दोस्त ने, टेंशन नहीं लेना है, सोचो कि आपके दोस्त का रिटन एग्जाम हो गया और आपका नहीं हुआ, आप दुखी हो गए, हो सकता है आगे जाके उसका एसएसबी नहीं होगा, फिर वो आपके बराबरी में आ जाओगे, फिर दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे, तो टेंशन नहीं लेना। ये सोचना है जिसका हुआ है अभी तो रिटन निकाला है, एसएसबी निकाल के दिखाओ। तो आर्टिकल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, फिर से कम बैक करेंगे। सीडीएस एनडीए में थोड़ा सा लगना होता है। 3 तरह का आर्टिकल है हमारा, एक अ है और एक एन है और एक द है। ठीक है, एक तो हो गया आर्टिकल्स किसके पहले यूज होता है, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल किसके पहले यूज होता है, नाउन, और ऐसा नहीं है कि नाउन के साथ ही यूज होता है, आर्टिकल प्रोनाउन के साथ भी यूज हो जाता है, क्योंकि जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी तो करता है। ज्यादातर आर्टिकल्स नाउन के साथ ही यूज होता है, किसी भी वर्ड के पहले अ एंड द लगा है वो नाउन है, बट वो प्रोनाउन भी हो सकता है। हाँ, यहीं से स्टार्ट करिए लक्ष्य, और जो छूटा हुआ है उसको कवर कर लीजिएगा। जैसे लिखा मैंने, आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। ठीक है, ये एन लगा है, और ये एप्पल क्या है, एप्पल एक थिंग का नाम है, तो एप्पल नाउन है, नाउन के साथ आर्टिकल लगता है। फिर लिखा मैंने द बुक इज ऑन द टेबल, छोटे से टॉपिक है द बुक, लेकिन एग्जाम में आर्टिकल कहाँ लगता है उससे भी ज्यादा जरूरी टॉपिक क्या है कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल हटाना होता है, वो भी हम डिटेल में करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, देखो टेबल क्या है, नाउन है, आर्टिकल लगा है, नाउन है। उसी तरह द भी आर्टिकल होता है, बुक नाउन है और नाउन के साथ आर्टिकल लगा है, यहाँ भी नाउन के साथ आर्टिकल लगा है। अब मैं प्रोनाउन के साथ लगाती, I don't want the blue pen, I want
आई वॉन्ट द रेड वन। मेरे को ब्लू वाला पेन नहीं चाहिए, मेरे को रेड वाला पेन चाहिए। आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट द रेड वन। मेरे को रेड वाला चाहिए। ये वाला वर्ड किसके लिए लगा है? रेड वाला। रेड वाला क्या? पेन के लिए लगा, और पेन नाउन है, और नाउन के बदले ये वन वर्ड आया, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज होता है। आर्टिकल का यूज नाउन प्रोनाउन दोनों के साथ हो सकता है। टेस्ट से नहीं भागना है। बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को रिमाइंड कर रही हूँ, जो 1 बजे मैं टेस्ट लूंगी, टेस्ट से बिल्कुल नहीं भागना है। नहीं भी आता है बट फिर भी टेस्ट देना, क्योंकि अल्टीमेट इम्प्रूवमेंट टेस्ट से ही होगा। लिख लिया सबने? ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, और एक चीज और है, आपको आएगा कि मैम जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। तो ये जो आर्टिकल लगा है, ये जो आर्टिकल लगा है किसके लिए लगा है? ये जो आर्टिकल लगा है बॉय के लिए लगा है, ठीक है। आर्टिकल हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए लगता है। अब मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम बॉय तो नाउन है, ठीक है, बॉय नाउन है और गुड एडजेक्टिव है। तो अब ये आर्टिकल, आपने तो बोला है कि आर्टिकल नाउन के लिए लगता है, लेकिन ये आर्टिकल तो एडजेक्टिव के लिए लगा, ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं लगा है। अगर ये एडजेक्टिव के लिए सिर्फ लगा होता तो क्या ये सही है? ये सही है? ही इज अ गुड नहीं है ना। अगर मैं इसमें अगर मैंने इसमें से नाउन हटा दिया तो अब हमारा आर्टिकल की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुड तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ तो आर्टिकल नहीं लगता। अगर आपको लग रहा है कि ये जो अ है गुड के लिए लगा है, नहीं, बॉय वह एक अच्छा नहीं है, वह एक अच्छा लड़का है, ये नाउन है। बस मैंने इस नाउन की विशेषता बता दी, तो यहाँ तो एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पे नाउन आर्टिकल नहीं लगेगा। सिंपली क्या होगा? ही इज गुड। अगर आपको आर्टिकल रखना है तो फिर तो नाउन लगाना होगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज और, जो हम अ और एन लगाते हैं ना, वो एडजेक्टिव और नाउन नहीं देखते हैं, हम जस्ट उसके बाद वाला वर्ड देखते हैं। आपके दिमाग में ये भी आएगा, जैसे मैम ही इज अ बॉय, तो ये बॉय तो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए तो अ लगेगा। फिर मैंने लिखा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम अभी तो आपने बोला कि आर्टिकल तो नाउन के लिए लगता है, तो बॉय तो नाउन है, तो बॉय के साथ अ लगाना चाहिए ना। बट हम अ और एन ये अपने जस्ट बाद वाले वर्ड का साउंड देख के लगाते हैं। इंटेलिजेंट यहाँ एन के साथ एक वॉवल साउंड वाला है, इसीलिए एन लगाएंगे, और यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए अ लगाएंगे। ये सब चीज का थोड़ा ध्यान रखना। आर्टिकल नाउन प्रोनाउन दोनों के साथ आता है। ग्रामर में आज और कल मैं आर्टिकल खत्म कर दूंगी, और उसके बाद ग्रामर में और 4 टॉपिक्स रह जाएगा, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव। जो भी हम अ और एन ये सब लगाते हैं ना, अ एंड द, वो अपने जस्ट बाद वाले वर्ड को देख के लगाते, ठीक है। चलो, ये तो आपको पहले से भी पता है, ये भी। अच्छा, मुझे एक चीज और आप लोग को बताना था, जो कि कल नहीं हो पाया था।
ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू ना, आपके पास प्रेपोजिशन के लास्ट में थोड़ा सा जगह बचा होगा, मैंने डिस्पाइट और इंस्पाइट वो सब करवाया था, थोड़ा सा डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, अवेटिंग के साथ फॉर नहीं लगता है, वेटिंग के साथ लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइज के साथ नहीं, थोड़ा बहुत जगह बचा है होगा, अगर नहीं भी बचा है तो बचा लीजिएगा। एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है, एक होता है बट, ठीक है, वैसे मुझे बट नहीं पढ़ाना है, बट तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, और एक होता है बट फॉर। देखो ये जो लास्ट में कहीं जगह बचा के लिख लेना, बट मैंने जब आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें आपको पढ़ाया था कि ये जो बट है ये प्रेपोजिशन भी होता है और बट कंजंक्शन भी होता है। अगर बट प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, याद होगा, तो उसका मतलब एक्सेप्ट के सेंस में निकलेगा, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, ठीक है, ये वाला एक्सेप्ट नहीं है, ये एक्सेप्ट करना मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, ये तो वर्ब है, और ये वाला एक्सेप्ट एक बट के सेंस में आता है और वो प्रेपोजिशन होता है, और एक बट लेकिन किंतु परंतु वाला सेंस है, तो जहां एक्सेप्ट के सेंस में आ जाए वहां प्रेपोजिशन है। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में चैप्टर में पढ़ाया था, नथिंग नथिंग बट सम बुक्स। अब जो स्टूडेंट्स की आज पहली क्लास है ना, आप टेंशन मत लेना, आप जब प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। नथिंग बट सम बुक्स वाज या वर अवेलेबल, ये प्रेपोजिशन चैप्टर में लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, दोनों सेंटेंस में मैंने बट का यूज किया है, और ऊपर वाला बट क्या है, ऊपर वाला बट एक्सेप्ट का सेंस है, किताबों के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, ठीक है, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ बट का मतलब, एक बट का मतलब होता है के सिवाय एक्सेप्ट, तो यहाँ बट प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ बट का मतलब है लेकिन, किंतु, परंतु, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। ये देखो सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन, ठीक है। तो जहां बट का मतलब लेकिन के सेंस में जाए वहां का बट कंजंक्शन है, और जहां बट का मतलब के सिवाय के सेंस में जाए वहां प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कंजंक्शन चैप्टर में। और यहाँ पे क्या होगा, आपको लगेगा मैम इतने सारे बुक्स है तो वर लगा दें, नहीं, सिंगुलर होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो बुक्स है ये ऑब्जेक्ट है, और वर्ब लगाते समय हमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट नथिंग है जो कि सिंगुलर होता है बस, ठीक है। ये मैंने आपको बट वाला तो आपको पढ़ा दिया है, हाँ ये एग्जाम्पल मैंने बताया था, एक बार रिपीट कर दिया। तो बट भी प्रेपोजिशन होता है, वैसे तो बट कंजंक्शन भी होता है, बट भी प्रेपोजिशन होता है, और एक होता है बट फॉर। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा आपको फिर से रिमाइंड कर दे रही हूँ, ये मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में, आप ये फील कर रहे होंगे मैम कंजंक्शन चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर भी अकेला बट प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, उसी तरह अकेला फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, अकेला फॉर कंजंक्शन भी होता है। जैसे लिखा है मैंने ही हैज, ये मैंने पढ़ा दिया है, बस रिपीट कर रही हूँ, ही हैज वर्कड फॉर 4 days। एक बताया था ना कि सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर टाइम भी बताता है, सिंस एंड फॉर कारण भी बताता है, और सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा ही डिडंट कम फॉर ही वॉज इल, वो नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार था। ऊपर वाला फॉर देख रहे हो, ऊपर वाला फॉर टाइम बता रहा है, वो 4 दिनों तक काम कर रहा है, तो यहाँ का फॉर टाइम बता रहा है, ठीक है। सिंस की तरह फॉर भी टाइम बताता है, सिंस की तरह फॉर भी कारण बताता है, और वो नहीं आ पाया क्यों, क्योंकि वो बीमार था, तो यहाँ का फॉर कारण बता रहा है, और ऊपर वाला फॉर प्रेपोजिशन है, और ऊपर वाला नीचे वाला फॉर कंजंक्शन, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लिया है, ये सब आपने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ लिया। अकेला बट प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, अकेला फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, और मीनिंग अलग रहता है, ठीक है। लेकिन एक प्रेपोजिशन आता है दोनों साथ में जुड़ा हुआ, अभी तो मैंने अकेला बट बताया, ठीक है, अभी मैंने अकेला बट बताया, अकेला फॉर बताया,
कि प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, बट एक और प्रेपोजिशन होता है दैट इज बट फॉर, और ये बट फॉर भी प्रेपोजिशन ही होता है और इसका मतलब अलग है। ठीक है, ये सब हटा रही हूँ, आपने पढ़ लिया। बट फॉर इज ये भी एक प्रेपोजिशन है, 2 वर्ड का बना है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हो, और उसका मतलब होता है विदाउट। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, के बिना। बट फॉर भी एक प्रेपोजिशन होता है, और एक और प्रेपोजिशन होता है, एक प्रेपोजिशन तो फॉर होता है, ठीक है, फॉर, और बट फॉर की तरह एक और प्रेपोजिशन होता है फॉर ऑल, और फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। ये लिखिए, ये मैंने कल नहीं बताया था, ठीक है, कल मैंने वो वाला मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको पहले से नहीं पता है ये सब प्रेपोजिशन, वो एग्जाम में रॉन्ग करके आएगा। आप लोग नहीं करना रॉन्ग। ठीक है, तो कहीं पे लिखो, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, और फॉर ऑल का मतलब होता है के बावजूद। हिंदी में लिख लीजिए, के बावजूद, डिस्पाइट। एग्जाम्पल दे रही हूं, फॉर ऑल हिज वेल्थ, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर। माइजर का मतलब है कंजूस। ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो वेल्थ है, ठीक है, वेल्थ भी तो नाउन ही है ना, संपत्ति भी नाउन है, और किसी भी वर्ड को नाउन होने के लिए या तो उसको सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट बनना होगा, बट वाक्य में हमें तो अपना सब्जेक्ट मिल गया है, ही के साथ इज लगा दिया। अब ये ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि फॉर ऑल, ठीक है, फॉर की तरह जैसे फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, फॉर कंजंक्शन भी होता है, तो वो फॉर अलग है, बट ये फॉर ऑल इकट्ठे एक प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब होता है इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ, मतलब संपत्ति के बावजूद भी वो एक कंजूस है। तो इन स्पाइट भी लगा सकते थे या डिस्पाइट भी लगा सकते थे, डिस्पाइट, इतना संपत्ति होने के बावजूद भी वो एक कंजूस है। तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ये तीनों का मतलब एक ही है, ये तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, फॉर ऑल, अकेला फॉर नहीं, फॉर ऑल इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, इज इक्वल टू डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, बस तीनों का मतलब के बावजूद के सेंस। ठीक है, नए वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, ये पिछला क्लास मैंने जो छूट गया था वो पढ़ाया। अब आ जाओ बट फॉर, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। ही वुड हैव डाइड बट फॉर हिज हेल्प। यहाँ बट फॉर, यहाँ पे जो हेल्प है ना, वैसे हेल्प नाउन भी होता है, हेल्प वर्ब भी होता है, बट हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। ठीक है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब तो मिल गया, और ये बट फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आया है ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये जो प्रेपोजिशन है बट फॉर का यहाँ मतलब हो गया के बिना, उसके हेल्प के बिना वो तो मर ही गया होता। बस यही चीज मुझे बताना।
ठीक है, अब चलो आ जाओ आर्टिकल पे। लिख लिया सबने? अचानक से मुझे याद आ गया। हाँ, तो अभी मैं क्या पढ़ा रही थी कि आर्टिकल क्या होता है। ऐसा कुछ आर्टिकल नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है आर्टिकल्स, ठीक है। और आर्टिकल्स 3 तरह का है, अ, एंड द, और एन, और इस आर्टिकल के 2 टाइप है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के भी 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट आर्टिकल में ये अ और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में, डेफिनेट मतलब निश्चित, जब भी द लग गया ना, ये किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज होता है। ठीक है, ये द मतलब किसी खास पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग के लिए। ठीक है, द लग गया मतलब कोई खास हो गया, और अ का मतलब है कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये डेफिनेट नहीं है, एनी पर्सन, एनी थिंग या एनी प्लेस के लिए हो सकता है। यहाँ पे नॉट पर्टिकुलर, इसका नाम ही है इनडेफिनेट। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु के लिए नहीं। जैसे मैंने लिखा, ऐसे तो यहाँ पे दोनों करेक्ट है। आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिली, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, अ डॉक्टर, अ क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, एनी डॉक्टर, एनी डॉक्टर हो सकता है। और फिर मैंने लिखा आई मेट द डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर से मिली। आई मेट द डॉक्टर, और द लगा दिया मतलब कोई खास डॉक्टर है जिसको मैं पहले से जानती हूँ, तो यहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्टर हो। यहाँ तो दोनों सही है, ऐसा वाला एरर नहीं आएगा। एरर कैसा आएगा बता रही। आई मेट अ डॉक्टर, अ तो इनडेफिनेट आर्टिकल है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में कोई भी डॉक्टर हो सकता है, और द डॉक्टर मतलब कोई खास डॉक्टर। ठीक है, वो हो गया। जैसे जैसे अ प्लेस या द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, क्या लगेगा? या मैंने लिखा आई एट द या एन एप्पल केप्ट ऑन द टेबल। अगर मैं सिंपली सेंटेंस ऐसा लिखती, आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, मैंने एक एप्पल खाया, कोई भी एप्पल हो सकता है। और आई एट द एप्पल, द लगा दिया तो किसी खास एप्पल की बात हो रही है। ठीक है, द लगा दिया, द तो इनडेफिनेट, द तो डेफिनेट है, और डेफिनेट में निश्चित किसी एप्पल की बात हो रही है, तो यहाँ तो दोनों सही है। ओके, एन एप्पल भी सही है,
और द भी सही है। ऐसा तो एग्जाम में एरर नहीं आएगा ना, इतना छोटा सेंटेंस। एरर में क्लियर करेगा द डैश वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो जगह बहुत ब्यूटीफुल था। तो कौन, किसी खास जगह की बात हो रही है ना, तो द लगेगा। अब यहाँ तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे दोनों सही नहीं है। यहाँ पे किसी खास एप्पल की बात हो रही, कौन सा एप्पल, जो टेबल पे पड़ा हो, तो द लगाओ, खास के लिए द लगाएं, दोनों जगह द हो। ऐसे नॉर्मल छोटे वाले सेंटेंस में तो दोनों, मैंने एक एप्पल खाया, और मैंने वो वाला एप्पल खाया, खास एप्पल जो आपने कहा था, जो कहीं रखा हुआ था, जो ग्रीन कलर का था। सेकंड वाले में खास एप्पल है, तो ये अ और एन इनडेफिनिट के लिए और द डेफिनिट के लिए। चलो ये तो आपको पहले से भी पता है। आर्टिकल इजी चैप्टर है, बट आर्टिकल में एग्जाम में ज्यादा एरर, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ आर्टिकल लगता है वो भी आता है, बट उससे ज्यादा कि कहाँ से आर्टिकल हटाया जाता है। चलो ये हो गया। I ate an apple, I ate the apple। अब हम थोड़ा सा वॉवल और कॉन्सोनेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता चली गया। आर्टिकल का दो टाइप है, एक डेफिनेट, डेफिनेट में द आता है, और इनडेफिनेट में अ और एन आता है। और वॉवल्स, स्वर और व्यंजन, ये स्वर है। ठीक है, वॉवल को स्वर बोलते हैं। वॉवल में 5 वॉवल है ना, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट, इन पांचों को छोड़कर, व्यंजन पांचों को छोड़कर सारे बी सी डी एफ, ठीक है, वो सारे कॉन्सोनेंट्स। और हमें जूनियर क्लास में जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें टीचर ने सिखा देते थे कि जहां भी ए ई आई ओ यू देख लेना, ठीक है, जहां भी ए ई आई ओ यू देख लेना, हाँ वहां पे एन लगा देना। और जहां पे इन पांचों के अलावा बी सी डी ये सब देख लेना, और वहां पे अ लगा देना। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला है, लिखना नहीं अभी, अम्ब्रेला। और एक वर्ड आ गया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और हमारे स्टूडेंट्स ने देख लिया है यहाँ पे यू लगा है, यू। और टीचर ने तो बचपन में, दिमाग छोटा होता है तो ट्रिक्स बता देते हैं कि जहां भी यू दिख जाए, और यू तो वॉवल है, और वॉवल के साथ एन लगा देना। यहाँ भी यू वॉवल है तो वॉवल के साथ एन लगा देना। बट ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला गलत है, बिकॉज हम ए ई आई ओ यू या बी सी डी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं, हम साउंड देखते हैं। हम वॉवल्स नहीं देखते हैं, वॉवल साउंड। हम चीजों का साउंड, मतलब चीजों का क्या साउंड निकल कर आ रहा है, मतलब उच्चारण देख के अ और एन लगाते हैं। ठीक है, सिंपली ए ई आई ओ यू थोड़ी देखते हैं, हम उच्चारण देखते हैं। ठीक है, याद रखना, उच्चारण देखते हैं। जैसे जहां भी, तो अब आपको याद रखना है कि वॉवल्स, तो ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स तो ये हो गया, बट हम वॉवल के पहले एन नहीं लगाते हैं, वॉवल साउंड के साथ एन लगाते हैं। ठीक है, वॉवल साउंड के साथ एन लगाते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड सिर्फ कॉन्सोनेंट देखकर नहीं लगाते, कॉन्सोनेंट साउंड देखकर हम अ लगाते हैं। द के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि द दोनों के साथ यूज हो सकता है। सबको तो अ आ ई ई आता ही होगा। स्वर किसको बोलते हैं, स्वर वाला साउंड, जब भी प्रोनाउंसिएशन में अ आ ये सब बच्चों को आता होगा, अ आ ई ऊ वाला साउंड आ जाए, ठीक है, ऐसा वाला ऊ वाला साउंड आ जाए, तो वहां पे एन लगाना। और जहां भी क ख ग व्यंजन उसका साउंड आ जाए, तो वहां पे अ लगा देना। ठीक है, अ लगा देना, उच्चारण देखना है। तो आप बोलोगे मैम ये दोनों तो यू से स्टार्ट हो रहा है, और यू तो वॉवल है, और वॉवल के साथ तो एन लगना चाहिए। सिर्फ वॉवल नहीं देखना, हमें साउंड देखना है। अब देखो यहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, यहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला। और यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, यहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी, य यू यू। और अ किस में आता है, आ ई में आता है। अ ई का प्रोनाउंसिएशन आए तो एन लगाना। बट यहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन अ नहीं आ रहा, यू आ रहा। और य र ल व ये सब किस में आता है, क ख ग घ में आता है, तो यहाँ पे एन नहीं होगा।
यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए अ लगाया, यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा था इसलिए एन लगाना। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिसको क ख ग घ नहीं आता होगा, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश से आए हैं, ब्रिटिश ओरिजिनलिटी के हैं, जो लंदन से आए हैं अचीवर 5.0 में, जिसको क ख ग घ नहीं पता है वो इंग्लिश में ऐसा करे, अम क्या करेंगे, अम्ब्रेला, अ का प्रोनाउंस करके देखो, अ से आ रहा है ना, और अ का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ वोवल साउंड। और यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी में मैंने हिंदी में लिख दिया यू, वाई यू यू, ठीक है, वाई है, वाई यू यू, और वाई तो कॉन्सोनेंट है ना, इन पांचों के अलावा ये कॉन्सोनेंट है, तो ये अ लगा, अ, ठीक है। और द तो दोनों के साथ, जैसे जैसे ये मैंने लिखा एन किसके साथ, एन वोवल साउंड के साथ। अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी एन वोवल साउंड के साथ, ठीक है, अ कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ। और मैंने यहाँ द इसलिए नहीं लिखा ना क्योंकि द दोनों के साथ, द वोवल साउंड भी होता है और द कॉन्सोनेंट के साथ भी, दोनों के साथ। द का कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साउंड के साथ यूज हो सकता। मैं जैसे एप्पल है, एप्पल के साथ तो एन लगाएंगे, एन एप्पल, बॉय के साथ अ लगाएंगे, बट द दोनों के साथ हो सकता है, ठीक है। देखो ये क्या है, ये वोवल साउंड है ना, और ये कॉन्सोनेंट साउंड, तो बॉय के साथ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ भी हम द लगा सकते हैं, और वोवल साउंड के साथ भी द लगा सकते हैं, एप्पल। द का कॉन्सोनेंट और वोवल से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों के साथ यूज हो सकता है। I'll give you certain words. ठीक है, ये भी हो गया द दोनों के साथ। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ना कि अगर कभी कभी हम द को द पढ़ते हैं और कभी कभी द को दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा कब अगर वोवल के साथ द लगा है, जैसे एप्पल वोवल साउंड है ना, तो वोवल साउंड के साथ लगा है तो दी एप्पल बोलना, जैसे दी एंड भी वोवल साउंड है, तो ये उच्चारण है, स्पोकन में यूज कर लेना। बट यही द अगर कॉन्सोनेंट के साथ लगा है तो वहां पे द पढ़ना, द बॉय कॉन्सोनेंट साउंड है ना, और एप्पल और एंड तो वोवल साउंड है, तो दी लगा दे। यही प्रोनाउंसिएशन में बस दिक्कत। चलो ये भी हो गया। अब मेरे को आप अ और एन में से, ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन जो लिखा हुआ है ये बता ही दिया, ठीक है, यहाँ पे अलग से। हाँ, अब आप मुझे ना इसमें से द नहीं यूज करना क्योंकि द तो सबके साथ फिट हो जाएगा। अब मेरे को अ और एन में से सब यूज करके बताओ। देखो ये यूरोप, जहां भी याद रखना, जहां भी क ख ग घ का उच्चारण आए अ लगा देना, जहां भी आ ई का उच्चारण आए एन लगा देना। द तो दोनों के साथ लग सकता है,
ठीक है, द दोनों के साथ। देखो ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, बट हम सिर्फ ई देख के, नो डाउट ई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा वॉवल में ही आता है, ठीक है, ये वॉवल्स है, ठीक है, वॉवल्स में ही ई आता है ना, तो आपको लगेगा अरे वॉवल्स है तो चलो दोनों में एन लगा देते, नहीं, हमें उच्चारण देखना है। यहाँ पे यूरोपियन का उच्चारण क्या आ रहा है, यूरोपियन नहीं है, ई नहीं है, यू, यू, पहले तो उच्चारण करना सीखना होगा ना, यूरोपियन, यू, यू, और इंग्लिश में वाई यू, यू, और य किस में आता है, य क ख ग घ में आता है, तो अ लगाना, और वाई भी वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पे एग का प्रोनाउंसिएशन देखो, ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, बट एग का प्रोनाउंसिएशन ए है, ए, एग, ए, आ ई में, आ ई में ए आता है, और ए आ रहा है, ए ही है, तो यहाँ पे एन लगा देना, ठीक है, एन लगा देना, एन। उसी तरह सन, सन में देख रहे हो डायरेक्टली स आ जा रहा है, स क ख ग घ में आता है, तो असन, असन। और आप बोलोगे मैम ये भी तो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, बट हिंदी में अगर आपको एसपी लिखना हुआ, ओके, एसपी, या हिंदी में आपको एमएलए लिखना हुआ, या हिंदी में आपको एमपी लिखना हुआ, ठीक है, एमएलए लिखना हुआ, एमए डिग्री लिखना हुआ, तो आप देखो एसपी को हिंदी में कैसे लिखते हैं, एस पी, ठीक है, एस, एस, तो यहाँ पे ए और मतलब ए और स आ रहा है ना, ठीक है, एसपी लिखते हैं। हिंदी में एम को एम लिखते हैं, अ और म, एम, ठीक है, और इंग्लिश में भी देखो यहाँ पे डायरेक्टली स पी नहीं बोल रहे हैं, सन में, सन में डायरेक्टली यू आर हैविंग स, सन में डायरेक्टली यू आर हैविंग एस, सो इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन एमएलए में अ और स एक साथ जुड़ा हुआ आ रहा, एस, इंग्लिश में ये एस को कैसे करोगे, डायरेक्टली स नहीं आ रहा, एस, ए ई एस, एस। एमएलए में एम, जैसे मग लिखा मैंने, मग में तो डायरेक्टली म आ जा रहा है, तो अमग लगाएंगे, बट एमएलए में कैसा आ रहा है, एमएलए में एमएलए, एम, अ और म एक साथ जुड़ा, ए एम ई। एमपी में एम, अ और म, अ आ रहा है, एमए में अ और म एक साथ आ रहा है, तो वॉवल साउंड है, एन लगाना, एन, एन, एन एसपी। लेकिन यही वर्ड अगर सन रहता ना, सन में, यहाँ एसपी में ए ई एस, एस, डायरेक्टली स पी नहीं आ रहा है ना, एस पी, अ और स एक साथ आ रहा है, अ और स, बट यहाँ तो डायरेक्टली स आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे इसके साथ एक और लिखना, मैंने लिखा एक आंख का आदमी, वन आइड मैन, और फिर मैंने लिखा आउल, दोनों ओ से शुरू हो रहा है, दोनों ओ से शुरू है, और ओ भी तो वॉवल होता है, बट हमें सिर्फ वॉवल थोड़ी देखना है, हमें साउंड देखना है। यहाँ आउल का प्रोनाउंसिएशन ओ आउ वाला आ रहा, ओ आउ अ आ ई में आता है, बट यहाँ वन है, वो आ रहा, वन, वन, वो, इसका हिंदी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन वो, वॉच, डब्ल्यू से आ रहा, सो इट्स अ कॉन्सोनेंट, सो अ वन आइड में, ठीक है। we have to use this a and not according to vowels and consonants. We have to see the pronunciation, and then accordingly we have to decide the usage of a and. If you have a vowel sound, then use and if you go by the consonant, it's a. The is used with both. उसी तरह a one eyed man, MLA में भी अगर मैंने मग लिखा होता, मग, मग में तो डायरेक्टली म आ जा रहा है, तो अ मग, बट एमएलए में एमएलए, एन एमएलए, एन। आउल बता दिया, आउल में आउ आ रहा है, मग में डायरेक्टली आ रहा है, अम्ब्रेला में आ रहा है, एन अम्ब्रेला। उसी तरह एक्सरे, एक्स, एक्स, इसमें डायरेक्टली स नहीं आ रहा, चाहे एक्सरे हो या एक्समस, एक्समस ट्री होता है ना, क्रिसमस ट्री, तो एक्स में भी अ और स, ठीक है, अ और स, डायरेक्टली स नहीं, एक्स नहीं आ रहा, अ और स एक साथ आ रहा। यूनिवर्सिटी में तो यू आ जा, एमए में भी और मैं एक साथ। यूनिक, अब यू, ये भी तो यू से शुरू हो रहा है, बट यूनिक में यूनिक आ रहा, य, तो अ यूनिक मैन। कॉपी करिए इसको, इजी चैप्टर है आर्टिकल।
कल खत्म भी हो जाएगा आपका छोटा चैप्टर। हो गया, चलो ये भी हो गया, अब और भी होगा। हाँ, अब मुझे ये लिखना है, देखो और एन, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल का मतलब है सम्मानीय, और एन, ऑनेस्ट मैन, और एन, ऑनर्स, ऑनर्स डिग्री होता है ना ग्रेजुएशन, और एन, एयर। अगर सेंटेंस देखना, इसका एच साइलेंट है, ठीक है, हॉनरेबल नहीं होता है, हॉनरेबल नहीं होता, जैसे हॉर्स रहता है, हॉर्स, हॉर्स में एच साइलेंट नहीं है, है, ह क ख ग घ में आता है अ हॉर्स, बट हॉनरेबल नहीं होता, ऑनरेबल, इसका एच साइलेंट है, ओ से शुरू हो रहा है, ऑनरेबल ओ, ठीक है। हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट, यहाँ भी एच साइलेंट है, ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑनर्स में हॉनर्स नहीं होता, ऑनर, तो सब में एन लगाना। बट ये देखो, ये अब बोलोगे मैं एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब होता है वारिस, उत्तराधिकारी, ठीक है, वारिस, उत्तराधिकारी, जिसको हिंदी इंग्लिश में सक्सेसर बोलते हैं। ही इज एन हेयर टू द थ्रोन, राजगद्दी का वारिस है, उत्तराधिकारी है। तो ये वाला जो एयर है ना, ये एच है, इसमें भी एच साइलेंट है, इसको एयर पढ़ते हैं, एयर, एयर, ठीक है। इसको हेयर मत पढ़ना, हेयर तो ये है हेयर, और एक खरगोश वाला हेयर आता है, HARE, रैबिट हेयर, तो अ लगा सकते हो क्योंकि ह आ रहा है, यहाँ हेयर ह आ रहा है, बट इसका एच साइलेंट है, इसको एयर पढ़ेंगे, ए, ई से शुरू है, तो यहाँ भी एन लगा, एन एयर, अरे हाँ एयर सही तो लगाया था, तो कलर बदल देती, एन एयर, ए से पढ़ोगे, ए तो और नेस्ट में डायरेक्टली न आ रहा है, न क ख ग घ में आता, और NRI, NRI में नेस्ट में न आ रहा, और NRI में अ और न एक साथ आ रहा है, एन, हिंदी में एन करते हैं, एन, अ और न कंडेंस्ड आ रहा है, तो NRI, जैसे आप बोल सकते हो एन, MA डिग्री, MA डिग्री नहीं होता, एम, मग की तरह नहीं आ रहा MA डिग्री। अब मेरे को बताना 18, 19 ईयर के साथ क्या होगा, ईयर के साथ, ईयर में ना ये अच्छा, ये वाला जो ईयर होता है, कान वाला जो ईयर है, जो कान है, तो यहाँ यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन है ईयर है, ई, ईयर, ई आई में आता है, बट दिस इज नॉट ईयर, दिस इज ईयर, वन ईयर, य, और य कम्स इन का ख गा, सो दिस इज अ ईयर, फॉर अ ईयर, एन मत लगाना, और कान वाला जो है इसमें, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन यू हैव टू डिसाइड। अरे गलती से सॉरी,
मैंने गलती से कर दिया, एन होगा यहाँ पे, ठीक है, एन, सॉरी। ये तो एच तो साइलेंट है ना, एच साइलेंट है, ऑनरेबल है, आपको बोलना है ना, आप लोग भी लिख के बैठे हुए, बोलना चाहिए। तो मैम आपने गलत लिख दिया। एयर में एच साइलेंट था, एयर, यहाँ भी एच साइलेंट है, तो एन लगाना, लिख लेना। अरे नहीं 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 नहीं, ये वाला ईयर में गलती से भी मत बोलना कि मैम वाई साइलेंट है, वाई बिल्कुल भी साइलेंट नहीं है, ठीक है, इसको ईयर बोलते हैं, ईयर नहीं बोलते, ये ईयर है, ई, ये वाला कान वाला ई है, एन। बट इसमें अगर वाई साइलेंट होता तब तो हम इसको ईयर बोलते हैं ना, तब तो एन लगाते, वाई साइलेंट थोड़ी, ये ईयर है, ईयर, य ईयर। भगवान, एन ईयर मत लगाइए, ठीक है, एन ईयर मत लगाइए काइंडली, ईयर में कुछ भी साइलेंट वगैरह नहीं है। ईयर, याक, याक होता है ना, वाई फॉर याक, ईयर में कुछ साइलेंट नहीं है, इसको बस ई ना पढ़ के गलत प्रोनाउंसिएशन करते हो, इसको ईयर नहीं पढ़ना, इसको ईयर पढ़ना है, एक साल, 1 ईयर, य क ख ग घ में आता है, याक, ईयर में कुछ भी साइलेंट नहीं है। आज YouTube क्लास को भी मैंने आपके क्लास से, YouTube पे भी आपका जो टेस्ट है वो स्ट्रीम हो जाएगा, तो YouTube क्लास भी 1 बजे ही होगा आज। ठीक है, वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स में आप गलती नहीं करना। पांच नंबर को रिपीट कर दीजिए, 5 नंबर, 5 नंबर में, अच्छा देखो, आउल है, और ये है वन आइड मैन। कभी कभी ओ का प्रोनाउंसिएशन, कभी कभी ओ आउ होता है, और कभी कभी ओ का प्रोनाउंसिएशन व होता है, व क ख ग घ में आता है, अ लगाना, आउ अ आई में आता है, एन लगाना। देखो यहाँ पे आउल आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन आउ के सेंस में ना, एन, बट यहाँ पे वन, व आ रहा है, वन में वो आ रहा है ना, डब्ल्यू आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो अ बनेगा। ज्यादा ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ड्रामा मत करो, मेरे बैच में 90% स्टूडेंट सिर्फ हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं, और मुझे अपने आप पे बहुत खुशी मिलती है मुझे जब हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट्स बोलता है ना मेरे को, मैम मेरा क्लोज टेस्ट में फुल मार्क्स आया है, मेरा क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो गया है, मेरा पैसेज, जनरली इसी का कंप्लेन होता है, और सब चीज इंप्रूव कर सकता है। ओके, ज्यादा हिंदी मीडियम और क्लास को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नहीं बांटो, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आईसीएसई वाले भी ना जितना पढ़ के आए हैं उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, डिटेल में तो ग्रामर पढ़ना ही है। तो अभी हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स लगाना सीख लिया, ज्यादातर ये वाला आता है, ये वाला एमए के साथ एन एमए डिग्री, सॉरी अ एमए डिग्री लगा देंगे, अ एमए डिग्री ऐसा लगा देंगे, अ एसपी, अ एनआरआई, और बच्चों को लगेगा अरे ये सब तो वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है, सब कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगना चाहिए, बट कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड तो वॉवल है ना, एम, अ और म,
SP अ और स, NRI, ठीक है। एयर के साथ भी एन एयर। ही इज अ ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति नहीं होगा, मतलब अ नहीं होगा, एच साइलेंट है, एन ऑनेस्ट। ईयर के साथ एन, ईयर कहाँ से लगा था, ईयर के साथ अ ईयर, ये वाला सब मिलेगा ज्यादा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ड्रामा नहीं करना, भर भर के हिंदी मीडियम वाले मीटअप में देखोगे, पूछ लेती हूँ मैं, पूछने के पीछे यही कारण होता है ना, जब टीचर इंटरव्यू लेते हैं तो पूछने के पीछे आपका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था, ये इंग्लिश था, ताकि बच्चों के मन में ये ना बैठे ना कि ये हिंदी है ये इंग्लिश है, सबका होता है, जो पढ़ेगा सबका होगा। आप है तो मुझे कोई गम नहीं है, मेरे भरोसे बहुत नहीं रहना है, कभी भी मैं धोखा दे दूंगी, ठीक है। तो मेरे भरोसे नहीं रहना है, आपको मेरे पे भरोसा नहीं करना, आपको सबसे ज्यादा भरोसा करना है अपने आप। मैं हूं ना, मैं अपना एग्जाम निकाल लूंगी, टीचर बस आके सही कंटेंट गाइड करके चले जाते हैं, पढ़ना तो आप ही को। एयर के साथ भी एन हो। अभी हमने अ और एन किया, अब हम चलो द का यूज करते हैं, ठीक है। द का यूज, एक तो ये करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो करवा दिया मैंने, ठीक है। द का यूज हम डेफिनेट आर्टिकल के लिए करते हैं, ठीक है। किसी खास व्यक्ति किसी खास वस्तु के बारे में बात की जा रही है तो हम द का यूज करते हैं। द बॉय आई मेट एट द स्टेशन, जिस लड़के पे से मैं स्टेशन में मिला था वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो किसी खास लड़के की बात हो रही है तो द लगा दिया। ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ओके ओके हाँ। और अब आ जाओ यूजेस ऑफ द, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको नंबर 1 बना लो, आप लिखो ऊपर पे हेडिंग डालो यूज। अभी हमने अ और एन का यूज किया, और द तो वॉवल के साथ भी यूज होता है, द कॉन्सोनेंट के साथ भी यूज होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ द का यूज कहाँ कहाँ होता है, एक तो आपको पता चल गया कि द किसी निश्चित के लिए यूज होता है, इसको नंबर 1 डालो, वो आपने लिख लिया। व्हेन अ सिंगुलर नाउन, जरा जरा ये देखो द का यूज और कहाँ कहाँ होता है। बोलोगे मैम आपने तो बोला है कि द किसी खास के लिए होता है, पर्टिकुलर के लिए, ठीक है। लेकिन हम द का यूज एक और में यूज कर सकते हैं, अगर कोई सिंगुलर नाउन किसी खास क्लास किसी खास जाति, ओके, को एक्सप्रेस करता है तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। यहाँ जाति का मतलब वो कास्ट सिस्टम वाला मत समझ लेना, ठीक है। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना उसमें जो गुलाब है वो ज्यादा स्वीट होता है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो अभी बताया कि द किसी खास के लिए हो रही है, किसी खास के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ तो किसी खास रोज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ठीक है, हम द किसी खास के लिए भी यूज करते हैं, बट द किसी क्लास किसी खास जाति किसी खास क्लास किसी खास कम्युनिटी, ठीक है, के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ किसी खास रोज की बात नहीं हो रही, मतलब रोज कम्युनिटी, जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना उसमें रोज सबसे अच्छा होता है, स्वीट होता है। अब यहाँ भी किसी खास काऊ की बात नहीं हो रही, मैम द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, तो कोई खास काऊ यूजफुल होते हैं बाकी के गाय यूजफुल नहीं होते हैं, नहीं, यहाँ पूरे काऊ वाले कम्युनिटी की बात हो रही, जितने भी जानवर जो काऊ वाले कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो यहाँ द कोई खास नहीं बता रहा, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर, ओके, द लगा सकते हैं, लेकिन लिखो कभी कभी हम द किसी निश्चित को तो बताते हैं, जैसे जैसे मैंने ये लिखा, आई पुट द रोज ऑन द टेबल, मैंने उस गुलाब को टेबल पे रखा, तो किसी खास गुलाब की बात हो रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर गुलाब है जिसको मैंने टेबल पे रखा, तो द तो पर्टिकुलर के लिए यूज होता ही है, लेकिन इसके अलावा द किसी खास के लिए खास कम्युनिटी को भी एक्सप्रेस करता है। जितने भी गुलाब होते हैं, किसी कोई खास गुलाब स्वीट नहीं है, जितने भी फूल जो गुलाब वाले कैटेगरी में आते हैं, जितने भी जानवर जो काऊ के कैटेगरी में, काऊ यूजफुल है।
ठीक है, तो ये तो चलो मैंने बता दिया। कोई खास कैटेगरी, कोई खास क्लास, कोई खास बिरादरी, कम्युनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी द का यूज करते हैं। यहाँ वो सारे गाय जो काऊ कम्युनिटी पे आते हैं वो सारे गाय यूजफुल है। लेकिन लेकिन मैंने बताया है कि हम द का यूज करते हैं, लेकिन एक चीज और है। जब मैन और वुमेन को जब मैन और वुमेन को कोई खास क्लास प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं ना, तो वहां पे द का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये भी नोट इसलिए लिखा है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। जैसे आप बोलोगे मैम, बताना क्या चाह रही हूँ, नोट द द काउ is the cow is a useful animal। तो यहाँ किसी खास काऊ की बात नहीं हो रही है ना। अगर खास तब होती है जब ऐसा रहता, द काऊ वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ये जो गाय है वो खड़ी थी रोड पे। ओके, सारे काऊ कम्युनिटी, काऊ की बिरादरी रोड पे नहीं खड़ी थी। यहाँ पे किसी खास पर्टिकुलर काऊ की बात हो रही। ओके, कोई खास पर्टिकुलर काऊ थी जो रोड पे खड़ी थी। बट यहाँ कोई एक काऊ थोड़ी यूजफुल है, दुनिया के सारे काऊ यूजफुल है। तो यहाँ काऊ का क्लास, काऊ जाति यूजफुल होते हैं, कम्युनिटी कैटेगरी की बात हो रही। तो हम द का यूज दोनों के लिए यूज करेंगे, द का यूज दोनों के लिए यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी मैन और वुमेन के साथ द का यूज नहीं होगा। मैंने लिखा द मैन इज मॉर्टल, फिर लिखा द वुमेन, मैन और वुमेन के साथ नहीं लगाते, द वुमेन कैन compete with men। और अच्छा एक चीज और बताना है, ये जो एक चीज ये तो पता ही होगा, और एन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, कभी भी एन एप्पल नहीं बोलेंगे, सॉरी, कभी भी एन एप्पल्स नहीं बोल सकते। ठीक है, आप बॉयज नहीं बोल सकते हो, गलत है, क्योंकि एन और एन के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, एन एप्पल, अ बॉय। बट द के साथ दोनों आ सकता है। ओके, द अपने साथ सिंगुलर भी ले सकता है और द अपने साथ प्लूरल दोनों ले सकता है। द के साथ बॉय भी आ सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है, बड़ा और एन के साथ सिंगुलर। द वुमेन कैन कम्पीट, अगर मैं इसमें प्लूरल भी डालती हूँ, वुमेन का प्लूरल विमेन, कैन कम्पीट विथ मेन। तो यहाँ पे देखना, आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो किसी खास मैन की बात नहीं हो रही है, इसका हिंदी क्या जा रहा है? मैन मरणशील है, हर मैन जिसका जन्म हुआ है सबको एक ना एक दिन मरना है। तो ये तो सारे मानव कैटेगरी के लिए बात हो रही है, तो द लगाना चाहिए ना। बट मैन और वुमेन से रिलेटेड चाहे सारे कैटेगरी की ही बात क्यों ना हो, यहाँ तो हम द लगा सकते हैं, बट मैन और वुमेन के साथ नहीं लगाएंगे। सिंपली होना चाहिए था मैन इज मॉर्टल, मैन नश्वर है, और वुमेन मैन से compete कर सकते हैं। किसी खास वुमेन की बात नहीं हो रही है, वुमेन इन जनरल। तो यहाँ भी मतलब मैन और वुमेन चाहे वो किसी खास जाति को ही क्यों ना डिनोट करे, उसके साथ मत लगाना। क्लोज PQRS आपको किसने रोका है? मैंने आपको 80% सिलेबस करवा दिया है, 80% वो कैप करवा दिया है, 80% आपका ग्रामर हो गया है। तो वो तो मैंने काफी पहले बोला था कि अब आप 1 बजे के बैच में आना शुरू कर दीजिए क्लोज PQRS के लिए।
अगर हम मैन और वुमेन को होल क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं ना, तो वहां द का यूज नहीं होता। अच्छा, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, ठीक है, कई बार ऐसा भी देखा है, वो भी गलत नहीं है। अगर मैंने लिखा काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काऊ एक बहुत, काऊ का हर एक चीज का यूज होता है, यूजफुल एनिमल, और मैंने लिखा द काऊ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यूजफुल में याद रखना य है, यू कॉन्सोनेंट है इसलिए लगा द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, और दोनों करेक्ट है। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है जब पूरा काऊ जाति को, कम्युनिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, मैन और वुमेन में जब कम्युनिटी का एक्सप्रेशन हो तो वहां पे आप द मत लगाना, बट यहाँ तो सारे काऊ की बात हो रही है, ओके, सारे कम्युनिटी की बात हो रही है तो द लगाना है, ठीक है, बट यहाँ भी तो कम्युनिटी की बात हो रही है ना, तो कभी कभी हम बगैर द का भी यूज कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, बोथ आर करेक्ट। ओके, द लगा के हम कम्युनिटी को एक्सप्रेस करते हैं, सारे काऊ जानवर यूजफुल होते हैं, और यहाँ तो द नहीं लगा है, तो आपको लगेगा कि ये एरर है, चलो द लगाते हैं, बगैर द का भी सही है। कभी कभी हम कम्युनिटी के लिए तो लगाते ही हैं, बगैर द का भी, दैट इज करेक्ट। गलत नहीं मानना, अब जबरदस्ती वहां पे द मत लगाना। ठीक है, दोनों करेक्ट है। पता कैसे चलेगा? इसको एरर नहीं मानना है, ये भी है तो सही है, ये भी है तो सही है, इसमें पता चलने का क्या है, दोनों करेक्ट है, दोनों में कोई एरर नहीं है। मतलब मुझे ये बोलना है ना, मुझे ये बोलना है कि द लगा है, फिर भी ये मत सोचना कि किसी खास काऊ की बात हो रही है, द लगा है मतलब कम्युनिटी की बात हो रही, ठीक है, और नहीं भी लगा है तो अंडरस्टूड है कि एक ही काऊ यूजफुल थोड़ी है, सारे काऊ की बात हो रही, दोनों करेक्ट। ये तो चलो अब आ जाओ यूजेस ऑफ द में। यूजेस ऑफ द में एक तो आपने वो कर लिया कम्युनिटी वाला, ये यूजेस ऑफ द में एक आपने कम्युनिटी वाला कर लिया, और दूसरा ये सब लिख लो वैसे छापने के लिए, और द का यूज कहाँ कहाँ होता है। बिफोर, लास्ट का जो 3 बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, ठीक है, सीज, रिवर्स, आइलैंड्स, आइलैंड के नाम के पहले, सी के नाम के पहले द आता है, जैसे अरेबियन सी नहीं होगा, द अरेबियन सी, ठीक है, द पैसिफिक, ओशन के नाम के पहले भी लिख लो महासागर, सागर के नाम के पहले महासागर, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, लास्ट का 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और द गंगा, नदी के नाम के पहले, किसी भी आइलैंड्स के नाम के पहले, द अंडमान्स, इसके पहले भी द का यूज होता है। थर्ड में लिखिए बिफोर, ठंड लग रही है, बिफोर द नेम्स ऑफ
रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले भी द का यूज होता है, जैसे द रामायण, द महाभारत, द वेदास, द कुरान, द वेदास, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। द बाइबल, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले भी द लगता है। किसी भी नदी के नाम के पहले, आइलैंड के नाम के पहले, सी के नाम, समंदर के नाम के पहले, ओशंस के पहले द लगता है। वेरी गुड। मैं तो 1 PM वाले बैच में एडमिशन के दिन से ही आ रहा हूँ, तो आपका एवरेज 5 में 3-4 करेक्ट हो जाता है, धीरे धीरे हो जाएगा। एग्जाम में यहाँ का स्कोर थोड़ी मैटर करता है, एग्जाम में और अच्छा होगा। ठीक है, नाम के पहले, और यहाँ भी लिख लो, और सर्टेन बुक्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिख लो, और माउंटेन्स के नाम के पहले भी लिख लो। जहाँ पे आपने रिवर्स लिखा है ना, माउंटेन्स, आइलैंड्स, माउंटेन्स भी लिख लो, द हिमालयाज। ओके, द हिमालयाज के पहले भी लिख लो। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के, ये तो लिख ही लिया, द आईज, द हेड, द नोज, ये सब ऐसे ही छापने के लिए। लास्ट का 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुधा सिंह, वो सब मैंने पढ़ा दिया। आप मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाइएगा, वो छोड़िए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में भी पढ़ाया है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ाया था ना, उसका वीडियो देखिएगा, वहां पे क्लॉज पढ़ाया है, और कैसे पता करेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन सा एडवर्ब क्लॉज है। पहले तो पढ़ाया क्लॉज होता क्या है, कैसे पता करेंगे कौन एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन एडवर्ब क्लॉज है, कौन प्रेपोजिशन क्लॉज है, कौन नाउन क्लॉज है। फिर फ्रेज भी पढ़ा दिया है, कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, सब पढ़ा दिया। अगर आप और इजीली चाहते हो तो वो कर लो, आप मेरे यूट्यूब पे जाना, मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो एक रीसेंट वीडियो, पहले वाला नहीं, इसमें क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस सब किया हुआ। ठीक है, नदी के नाम के साथ, पहाड़ के नाम के साथ, आइलैंड्स और वो सब के साथ भी दांत, ये सब बचपन वाला है। लास्ट का 3 है कंपटीशन वाला जो आता है, लेकिन ये सब भी पता होना चाहिए। द आईज, द हेड, द नोज। हाँ, अब लास्ट का 3 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ से एरर्स आएगा। देखो, सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं? ये थोड़ा बहुत कंजंक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया था। जैसे जैसे कंपैरिजन का 3 डिग्री होता है, एक पॉजिटिव डिग्री, और एक कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं होता है, गुड, और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन 2 के बीच में, और सुपर है मतलब बहुतों के बीच में वो बेस्ट है। ठीक है, उसी तरह वाइज का मतलब है समझदार है, और वाइजर 2 के बीच में समझदार है,
और वाइजेस्ट बहुतों के बीच में सबसे समझदार। उसी तरह ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल में तो ब्यूटीफुलर नहीं लगाते हैं ना, तो मोर लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल। दो के बीच में ज्यादा सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब बहुतों के बीच में, और जब बहुतों के बीच में तुलना हो रहा है उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको प्रीवियस पेपर में भर भर के एरर्स मिलने वाले। जहां भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख गया उसके साथ द लगाना है। क्यों? क्योंकि उसकी तुलना बहुतों में हो रही है ना, वो बहुतों में कोई खास एक व्यक्ति है जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं तो वहां पे बहुतों में से किसी खास की बात कर रही हूँ, तो वहां तो द लगना ही चाहिए। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, जब तुलना बहुतों में से किसी खास एक की बात हो रही है, बहुतों में से कोई खास एक है जो बेस्ट है, बहुतों में से कोई खास एक है जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुतों में से कोई खास एक है जो सबसे खराब है, वर्स्ट है, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो वहां तो द लगेगा। और इसको रटना भी नहीं है, द इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें से ये खास लड़का बेस्ट है, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो ही इज अ बेस्ट बॉय मत लगाना। तो कोई भी हो सकता है, बट यहाँ तो किसी खास बॉय की बात हो रही है ना जो सबसे बेस्ट है, द लगाना। कोई खास गर्ल है जो सबसे टॉलेस्ट है, ये भी सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के साथ भी द लगाना, द। जिसका ER और EST लगा के नहीं बनता है तो वहां पे मोर और मोस्ट लगाते हैं। एडजेक्टिव चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव चैप्टर में ना बस यहाँ तो ऐसे तो मैंने थोड़ा बहुत कंजंक्शन में भी बता दिया। गुड मतलब अच्छा, बेटर है दो के बीच में ज्यादा अच्छा, और बेस्ट मतलब बहुतों के बीच में, वाइज मतलब समझदार, वाइजर मतलब दो के बीच में ज्यादा समझदार, और ये वाइजेस्ट। ब्यूटीफुल इज सुंदर, मोर ब्यूटीफुल मतलब इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है दो के बीच में, और मोस्ट बहुतों के बीच में। अब आ जाओ ऑर्डिनल्स, ये सब एडजेक्टिव में पढ़ेंगे बट थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द क्यों लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपर, सुपर मतलब बहुतों में वो सबसे सुपर है, बेस्ट है, बहुतों में सबसे इंटेलिजेंट है, बहुतों में सबसे सुंदर है, तो किसी खास की बात हो रही है तो एग्जाम में अ लगा के दे देंगे, अ या एन, लेकिन द लगाना। ऑर्डिनल किसको बोलते हैं? ऑर्डिनल कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज करो, ऑर्डर में अरेंज करो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, ये सारे ऑर्डिनल्स। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सारे ऑर्डिनल्स है। और ऑर्डिनल्स वर्ड ऑर्डर से बना है, ऑर्डर मतलब क्रम में अरेंज करो, फोर्थ या लास्ट भी डाल सकते हो, लास्ट चैप्टर, तो इसके साथ भी द लगेगा क्योंकि ये किसी खास क्रम की बात हो रही है ना, कौन सा सबसे फर्स्ट, कौन सा सबसे लास्ट। तो ऑफ एग्जाम में ऐसा लगा के दे देंगे, अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, नहीं, किसी खास चैप्टर की बात हो रही है फर्स्ट की, और फर्स्ट ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकंड, द लगाना। आवर क्लासरूम इज ऑन अ सेकंड फ्लोर लगा देंगे, लेकिन सेकंड थर्ड किसी खास फ्लोर की बात हो रही है, द लगाना। तो सुपरलेटिव्स के साथ अभी मुझे ना कंपैरेटिव्स वाला खत्म कर लेने दो, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगता है। ठीक है, बस मुझे 5-10 मिनट क्लास को एक्स्ट्रा लेने दीजिए।
ठीक है, तो इसके अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ द का यूज होता है। ठीक है, द का यूज कहाँ कहाँ होगा, सुपरलेटिव के साथ, ऑर्डिनल के साथ। सुपरलेटिव में भी खास की बात हो रही है, ऑर्डिनल में भी खास की बात हो रही है, यहाँ तो द यूज होगा ही। अब आ जाओ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ द यूज होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है। जो भी नंबर लिख लो, सुपरलेटिव के साथ तो द यूज होता है, ऑर्डिनल के साथ यूज होता है। और कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री किसको बोलते हैं, जब तुलना दो के बीच में हो रहा है। जैसे बेटर, दो के बीच में ज्यादा अच्छा है। वर्स, वर्स का मतलब वर्स्ट मतलब सबसे खराब, और वर्स दो के बीच में खराब, बैड का ही वर्स बनता है। वाइजर, मोर, मोर में भी दो के बीच में, मोर ब्यूटीफुल। तो ये सारे कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, सुपरलेटिव के साथ द लगता है, ऑर्डिनल के साथ द लगता है, बट कंपैरेटिव में सारा एरर्स यहाँ से मिलेगा आपको। कंपैरेटिव में थोड़ा ध्यान रखना है, जब हम कंपैरिजन दैन लगा के कर रहे हैं, जब कंपैरिजन दैन लगा के कर रहे हैं, ओके, तो वहां पे द का यूज मत करना। नो यूज ऑफ द बिफोर कंपैरेटिव वर्ड। कौन से द की बात कर रही हो, जो कंपैरेटिव वाला, कंपैरेटिव कंपेयर करने वाला वर्ड। ठीक है, लेकिन जब सुपरलेटिव के साथ तो लगेगा ही लगेगा। अ बेस्ट नहीं बोलोगे, द बेस्ट। अ फर्स्ट चैप्टर नहीं बोलोगे, द फर्स्ट चैप्टर। लेकिन कंपैरेटिव के साथ ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा द लगेगा। जब दैन लगा के कर रहे हैं तो द मत लगाना, और जब ऑफ लगा के कर रहे हैं तो लगा देना यूज ऑफ द बिफोर कंपैरेटिव वर्ड। He is the smarter than his brother. ऐसा करते हैं, he is the smarter than all his brothers. वो अपने सारे भाइयों से ज्यादा स्मार्टर है। और आप बोलोगे मैम यहाँ तो तुलना बहुतों के बीच में हो रही है, स्मार्टर क्यों लगाया। देखो दैन लग गया है, एक साइड में ही है और एक साइड में उसके सारे भाई है। ठीक है, सारे भाइयों का ग्रुप है और एक साइड में ही है, तो दो ग्रुप के बीच में ही तो कंपैरिजन हो। ही इज द स्मार्टर देन ऑल हिज ब्रदर, और ही इज द स्मार्टर ऑफ ऑल, द लगाती, ऑल द ब्रदर्स, ऑल द ब्रदर्स। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम आपने तो बोला है कि जब भी कंपैरिजन दैन लगा के कर रहे हैं ना, तो द का यूज मत करना। जब ऑफ लगा के कर रहे हैं तो द का यूज करना। मैं इस द की बात नहीं कर रही, मैं कौन से द की बात कर रही हूँ, जो कंपैरेटिव वाले वर्ड के पहले आया है। यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड ब्रदर्स थोड़ी है, यहाँ का कंपैरेटिव वर्ड ये है, इसके पहले वाले द की बात कर रही हूँ। यहाँ वाला द तो सही है, इस द की बात कर रही हूँ। ओके, क्या लिखा है मैंने, बिफोर कंपैरेटिव वर्ड वाला द, ये वाला द नहीं। तो गलती से भी इस द के साथ छेड़छाड़ मत करना। तो यहाँ तो दैन लगा के हो रहा है, दैन लगा के जब भी कर रहे हैं तो द मत लगाना। ही इज द स्मार्टर देन ऑल द ब्रदर्स, नहीं, ही इज स्मार्टर, द मतलब, बट ऑफ लगा के हो रहा है तो द लगा दे। अब एक और, बस लास्ट है ये। देखिए इसको, एक पॉइंट और करवाती हूँ, उसको भी लिख लेना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
दैन लगा के फिर द मत लगाना। कभी कभी वाक्य में ना दैन होता है ना ऑफ होता है, फिर भी कंपैरेटिव वर्ड होता है, तो वहां पे क्या करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, इसीलिए अच्छे से लिख दिया इसको। वैसे तो जब दैन लगा के हो रहा है तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द मत लगाना, ऑफ लगा के हो रहा है तो लगा देना। कभी कभी दैन ऑफ कुछ भी नहीं होता है, ऐसा आ जाएगा। हायर वी गो, द कूलर वी फील, जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंड बढ़ते जाती है, द कूलर वी फील, द greater the demand, higher the price। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जिसका जितना ज्यादा डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता भी है तो फिर भी डिमांड घटता नहीं है, डिमांड बढ़ते चला जाता है। गाइफन गुड्स बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो। और द मोर ही ईट्स, मोर जितना ज्यादा खाता है उतनी उसको भूख भी लगती है। द मोर ही ईट्स मोर ही फील्स हंग्री। more electricity you use, greater your bill will be। देखो यहाँ पे तो कुछ भी दान नहीं लगा है और कुछ भी ऑफ वगैरह नहीं लगा है, तो कुछ के दिमाग में आएगा यहाँ एक कंपैरेटिव वर्ड है और यहाँ एक कंपैरेटिव वर्ड है। कुछ के दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द नहीं लगा है तो यहाँ वाला भी हटा देते हैं। कुछ के दिमाग में आएगा यहाँ पे लगा है तो यहाँ भी लगा देते हैं। ऐसे केस में दोनों के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ तो सही है लगा है, यहाँ भी लगाना है। द वाले में तो नहीं लगाना है, ऑफ वाले में लगाना है, और बगैर ऑफ और द वाला आ गया तो यहाँ भी दोनों जगह लगाना है। द हायर वी गो द कूलर वी फील, ठीक है। तो यहाँ लगा था, यहाँ नहीं लगा था, और यहाँ लगा है तो यहाँ भी तो लगाना है। कंपैरेटिव के पहले लगा है तो यहाँ भी लगाना है। द हायर, अगेन द मोर ही ईट्स, जितना ज्यादा खाता है उतनी ज्यादा इसको भूख लगते रहती है। तो यहाँ कंपैरेटिव के पहले द लगा, यहाँ भी लगाना। तो ऊपर के तीनों सेंटेंस में एक जगह लगा था तो दूसरा जगह लगाना पड़ा, यहाँ लगा था, यहाँ नहीं लगा था तो लगाया। अब यहाँ पे दोनों जगह नहीं लगाया, लेकिन ऐसे केस में लगता है। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज द ग्रेटर योर, मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों कंपैरेटिव वर्ड के साथ लगता है। चाहे एक में लगा हो तो दूसरे में लगा देना, दोनों में नहीं लगा दोनों में लगा देना, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कहाँ कहाँ दो चार और सेंटेंस भी मुझे करवाना है, और दो चार और सेंटेंस एक चीज बताना है, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कल हमारा मेन चीज वही है, कल हम लोग आर्टिकल्स खत्म कर लेंगे। थोड़ा सा आपको प्रेपोजिशन का शीट मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, और प्रेपोजिशन के शीट में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कई कई बीच सेंटेंसेस में ना फिक्स प्रेपोजिशन का भी एरर है, ठीक है। बट आप वीडियो देख लेना, और जो फिक्स प्रेपोजिशन वाला एरर है कॉपी में लिखते जाना, याद कर ले, ठीक है। कल हम लोग करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन मतलब आज हमने सीखा कहाँ कहाँ आर्टिकल लगाना है, कल हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से आर्टिकल हटाना है। उसके पहले दो चार सेंटेंसेस करवाऊं। तो सो लेट्स एंड, 1 बजे मिलेंगे, सारे बच्चे 1 बजे आएंगे।
टेस्ट है आपका।